गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 पढ़ रहे थे हम बीमार क्यों होते हैं। और चैप्टर 13 है हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। संक्रामक रोग वगैरह ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को संक्रमित करता है या फिर किसी एक विशिष्ट अंग को या किसी विशिष्ट ऊतक को। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनकी विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज जो होगी वो एक पर्टिकुलर अलग अलग शरीर के भाग में क्या होगी, विकसित होगी। वो सब जगह विकसित नहीं हो सकती है। तो ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है कि वो किस जगह से हमारे शरीर में प्रवेश करे हैं। यदि ये सूक्ष्म जीव हवा से नाक द्वारा प्रवेश करते हैं तो ये फेफड़ों में जाएंगे। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। जो क्षय रोग का बैक्टीरिया है वो हमारे हवा के द्वारा नाक से जाता है और फेफड़ों को जाकर क्या करता है, संक्रमित करता है। तो ये जो क्षय रोग का बैक्टीरिया होगा वो फेफड़ों को ही संक्रमित करेगा, वो किसी और शरीर के अंग को संक्रमित नहीं कर सकता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, या तो आहार नाल में जाएंगे जैसा कि टाइफाइड में होता है। उसका बैक्टीरिया जो है वो हमारी आहार नाल को संक्रमित करता है, या फिर यकृत में भी जा सकते हैं अगर ये खाने के साथ जा रहे हैं तो। और ये जो होता है हेपेटाइटिस जो बैक्टीरिया होता है जो पीलिया का कारक है। तो आपको इसी तरह से भी याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि पीलिया रोग का कारक क्या है, तो हेपेटाइटिस नाम का बैक्टीरिया। और इसके लिए छोटे बच्चों को हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है, और क्योंकि पीलिया से ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पीलिया भी एक दीर्घकालिक रोग है जो स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डालता है, और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, लेकिन टाइफाइड का बैक्टीरिया आहार नाल को संक्रमित करता है, जबकि यकृत का जो बैक्टीरिया है हेपेटाइटिस वो सॉरी पीलिया का जो बैक्टीरिया है हेपेटाइटिस वो यकृत को संक्रमित करता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो बैक्टीरिया है वो मुंह या नाक से ही जाए। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि HIV वायरस है जो कि लैंगिक संपर्क द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लैंगिक अंगों से प्रवेश करता है, ठीक है। और फिर लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है। लसिका आपको पता ही क्या होता है, जो हमारी कोशिकाओं के बीच में द्रव भरा हुआ होता है उसे लसिका कहते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है वो कहाँ जाता है, वो भी यकृत में जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, लाल रुधिर कणिकाओं में चला जाता है। और अगर आप जापानी मस्तिष्क ज्वर की बात करें तो वो भी मच्छर के काटने से ही वायरस फैलता है और वो मस्तिष्क को संक्रमित करता है। तो देखो, अगर मलेरिया का आपको पूछे रोग कारक किस अंग को संक्रमित करता है तो वो यकृत और लाल रक्त कणिकाओं को करता है। जबकि अगर आपको जापानी मस्तिष्क ज्वर का पूछे तो वो मस्तिष्क को संक्रमित करता है वायरस। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है रोग के लक्षण और चिन्ह उसी अंग या ऊतक पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। यदि देखो किसी ने फेफड़े पे आक्रमण कर लिया तो फेफड़े जो होते हैं वो सांस लेने में हमारे हेल्प करते हैं। तो लक्षण क्या आएंगे कि व्यक्ति को खांसी आ रही है या सांस नहीं आ रही है। यदि यकृत पर आक्रमण होगा तो पीलिया होता है, क्योंकि यकृत में क्या होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के वर्णक होते हैं, और उनके कारण क्या होता है, पीला कलर आ जाता है। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तो सर दर्द होगा, उल्टी आएगा, चक्कर आएगी, बेहोशी हो सकती है। यदि हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऊतक व अंग पर आक्रमण हुआ है और उनके क्या कार्य हैं, ठीक है, और उनके क्या तो फिर उनके कार्यों के आधार पर जो लक्षण होंगे उससे पता लगा सकेंगे कि किस अंग पर आक्रमण हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट होते हैं। मतलब संक्रामक रोगों के रोग कारक जो होंगे वो क्या से होते हैं, ऊतक विशिष्ट प्रभाव होते हैं। और
अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्रियाशील हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसी को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो सक्रिय हो जाएगा और वो क्या करेगा, उस रोग कारक को नष्ट करने के लिए उस प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होंगी वो तेजी से विभाजित होंगी। इसके चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को मारने के लिए वो अनेक कोशिकाएं बनाएगी और इन नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, शोथ कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सूजन आ जाती है। जगह पर क्या, उस अंग में क्या आ जाएगी या उद्दत में सूजन आ जाएगी और उस सूजन की वजह से दर्द होगा और फिर क्या आता है, बुखार आता है। तो कभी कभी ये कहते हैं कि बच्चे को जब वैक्सीन यानी टीका लगता है तो बच्चे को क्या आता है, बुखार आता है, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे का प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस कीटाणु से क्या कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। देखिए आप जानिए कि किसी भी बीमारी का जो टीका होता है उसमें उसी बीमारी, वो बीमारी जिस रोग कारक से हो रही है, जैसे कि पीलिया की ही बात करें तो हम हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तो जब हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है तो पीलिया हेपेटाइटिस नामक बैक्टीरिया से होता है और उस टीके में वो बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया या तो कमजोर होते हैं या मरे हुए होते हैं। तो जैसे ही वो कमजोर या मरे हुए बैक्टीरिया टीके के साथ शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके विरुद्ध क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है और एक एंटीबायोटिक, मतलब आपके अंदर जो है ना नेचुरल एंटीबायोटिक बन जाती है ना। और वो क्या करती है, भविष्य में अगर कोई स्वस्थ कीटाणु संपर्क में आएगा, जीवाणु, तो वो उसको जल्दी से क्या कर देगा, नष्ट कर देगी वो एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस तरह से टीका जो है वो कार्य करता है। तो बुखार आने का मतलब है टीकाकरण के बाद कि जो बच्चा है उसका प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया है। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए एचआईवी संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और उसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। एचआईवी बीमार, जो एड्स है वो ज्यादा खतरनाक बीमारी इसलिए है क्योंकि उसका वायरस सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र पर ही अटैक करके उसी को नष्ट कर देता है। अब अगर सपोज शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही खराब हो गया है तो कोई अगर दूसरी बीमारी का बैक्टीरिया शरीर में जाएगा तो उसको हमारा शरीर जो है उससे लड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एड्स के जो वायरस है एचआईवी, उसने प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब क्योंकि शरीर वीक हो गया है, अब कोई छोटी छोटी बीमारियां भी जो है एड्स में वो क्या होगी, जल्दी लग जाएगी। जो छोटे संक्रमण हो गए उनका भी मुकाबला शरीर जो है वो नहीं कर पाएगा। जैसे खांसी जुकाम जो होगा वो भी जल्दी से किस में बदल जाएगा, निमोनिया में बदल जाएगा, क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर रहा है। और इसी तरह से अगर आहार नाल में संक्रमण हुआ तो हृदय युक्त प्रवाहिका हो सकती है, मतलब कि ब्लड जो होगा वो तेजी से लॉस होने लगेगा। अंततः ये संक्रमण जो है वो एचआईवी एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। तो एड्स का रोगी जो होता है वो एचआईवी वायरस से नहीं मरता है बल्कि अन्य संक्रमणों से मर जाता है, क्योंकि वो अन्य संक्रमण जो होते हैं वो ज्यादा तीव्र हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एचआईवी वायरस ने नष्ट कर दिया है। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है तो अभिव्यक्ति जो होगी वो कम होगी, यानी कि जो हमारे लक्षण होंगे रोग के वो क्या होंगे, थोड़े कम होंगे। लेकिन अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होगी तो अभिव्यक्ति भी उतनी ही तीव्र होगी और जीवन का खतरा भी हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को क्या करता है, निर्धारित करता है। अगर प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है तो सूक्ष्म जीव को वो नष्ट कर देगा ज्यादातर को, और शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होगी तो रोगों की अभिव्यक्ति क्या होगी, कम। लेकिन अगर प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा नहीं है, इम्यून सिस्टम, जिसको आप बार बार सुनते भी होंगे कि इसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है इसलिए ये ज्यादा बीमार रहता है, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर। और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा हो इसके लिए क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए, बराबर नींद लेनी चाहिए और पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है उपचार के नियम। तो उपचार के नियम जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं
कि अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो ही उपाय हैं। एक है कि रोग के प्रभाव को कम कर दो, और दूसरा है रोग के कारण को ही क्या कर दो, समाप्त कर दो। प्रभाव को कम करने के लिए हम दवाई ले सकते हैं, जैसे कि किसी रोग में हमको बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है या दस्त लग रही है, तो उसके लिए हम कोई दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभाव को कम करने के लिए दवाई लेंगे लेकिन वो सूक्ष्म जीव को तो नहीं मारेंगे, तो हमारे जो शरीर से रोग है वो खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए आपको रोग को यानी रोगाणु या सूक्ष्म जीव को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। अब हम सूक्ष्म जीवों को कैसे समाप्त करते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है। एंटीबायोटिक बनाकर हम बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं। क्या होता है कि ये जो रोग है वो सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव है ये अलग अलग वर्गों में आते हैं। अलग अलग वर्ग मतलब वायरस अलग वर्ग का है, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ ये सब अलग अलग वर्ग के क्या हैं, जीव। और जब ये अलग वर्ग के जीव हैं तो इनमें जैव रासायनिक क्रियाएं भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर आप बैक्टीरिया के लिए कोई दवाई बनाएंगे, जैसे कि आपने बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक बनाई, तो वो केवल बैक्टीरिया में जैव रासायनिक प्रक्रम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, जिससे बैक्टीरिया या तो कमजोर हो जाएगा या मर जाएगा और आपका रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के लिए दवाई बनाई है उसको आप वायरस के होने वाले बीमारियों के उपचार में करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वायरस का जो जैव रासायनिक प्रक्रम है वो अलग होता है। अगर आप मलेरिया की दवाई लोगे औषधि, तो वो केवल मलेरिया के प्रोटोजोआ को मारेगी, वो अन्य बीमारी के रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नहीं मार सकती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों होता है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में तो खुद की जैव रासायनिक प्रणाली होती है, लेकिन वायरस में खुद की कोई जैव रासायनिक प्रणाली होती ही नहीं है। इसलिए एंटीवायरल औषधि जो है वो मुश्किल से बनती है, बल्कि एंटीबैक्टीरियल आसानी से बन जाती है। वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी खुद की तो कोई जैव रासायनिक प्रणाली होती ही नहीं है। वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए वो हमारी मशीनरी का क्या करता है, उपयोग करता है। मतलब कि देखिए सपोज वायरस जो है अगर वो किसी भी परपोषी के अंदर नहीं है, किसी को उसने संक्रमित नहीं किया हुआ है, वो बाहर ही है मुक्त अवस्था में, तो वायरस निर्जीव है। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव शरीर में प्रवेश करता है उसकी कोशिका में, तो वो उसकी कोशिका में जो भी प्रक्रम हो रहे होते हैं ना उसका उपयोग खुद के गुणन के लिए करता है। यानी कि वायरस फिर दूसरे शरीर की कोशिका में जाकर वहां पर खुद का गुणन करता है और अपनी मशीनरी को क्या करता है, तैयार करता है। तो इसीलिए वायरस जो है जो होते हैं उसकी औषधि जो है एंटीवायरल उसको बनाना कठिन होता है। इन सीमाओं के बावजूद प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी बनाई गई है, जैसे कि एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि बनाई है। नेक्स्ट है निवारण के सिद्धांत। अब निवारण के सिद्धांत आप समझ ही रहे हैं कि कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं यानी बच सकते हैं। तो किसी व्यक्ति में रोगी यदि हमने अब तक पढ़ा है कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। मतलब हमको रोग हो गया उसके बाद हम दवाई लेकर उससे क्या कर रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। और निवारण का मतलब होता है कि पहले ही ऐसा कोई उपाय करो कि हमारे शरीर में वो सूक्ष्म जीव प्रवेश करे ही नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, निवारण। पहली है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। दूसरी है कि उपचार में लंबा समय लगता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों के रोग को फैलाने का स्रोत बन जाता है और उपरोक्त कठिनाइयां हमारे लिए और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए रोगों का निवारण जो है वो रोगों के उपचार से अच्छा उपाय है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोग का निवारण करना रोग के उपचार करने से ज्यादा अच्छा उपाय क्यों है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि इसकी 3 सीमाएं हैं। अगर किसी को रोग हो गया है तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, उसको पूरी तरह से स्वस्थ होने में बहुत दिन लग जाएंगे और उसे लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहना पड़ सकता है और उससे अन्य व्यक्तियों को भी वो रोग हो सकता है, जिससे हमारी कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए रोग के उपचार करने से अच्छा है कि इस रोग का क्या किया जाए, निवारण किया जाए, यानी ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे रोग हो ही ना। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं, इसकी 2 विधियां हैं, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट।
संक्रमण से बचने की सामान्य विधि, रोगी से दूर रहो और सूक्ष्म जीवों से बचाव हम कर सकते हैं अगर हम रोगी से दूर रहें तो। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बड़ी सुगमता होगी। जैसे कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग, तो मास्क लगा के रखो, ठीक है। और खुले स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचो। और जल से होते हैं तो स्वच्छ साफ जल पिए। हमेशा पानी पीने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप जो पानी पी रहे हैं वो क्या है, स्वच्छ है, उसको उबाल कर पी लें। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं हो इसलिए हमें आसपास पड़ोस में साफ सफाई रखनी चाहिए। कहीं पर भी छत पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियमों को बात करने से पहले हम प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। प्राय हम प्रतिदिन क्या करते हैं, संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी क्या हो जाए, संक्रमित हो जाए। लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि जिसका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है वो रोगाणुओं से लड़ लेता है और उसको वो बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी का प्रतिरक्षा तंत्र, वो पहले से ही कोई बीमार था, उसका प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो गया है तो उसे अब दूसरी बीमारियां क्या होगी, जल्दी लगने लगेगी। यानी कि वो अगर रोगी व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो जल्दी से बीमार हो सकता है।